हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 91 से लेकर 99 तक के प्रोविजंस के बारे में। हालांकि यहाँ पे 99 जो है वो रिपील्ड हो चुका है, तो 98 तक के प्रोविजंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीन डॉक्ट्राइंस हैं आपके। ठीक है ना। तब सबसे पहला आता है प्रत्याशन यानी सब्रोगेशन का रूल। ठीक है। दूसरा आता है आवंधन यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ टेकिंग। और तीसरा आता है रिडीम ऑफ फॉर क्लोजर डाउन। ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 91 की। तो सेक्शन 91 क्या कहता है कि वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। मोचन का मतलब क्या होता है? मोचन का मतलब होता है कि रिडीम करना। कोई प्रॉपर्टी आपने किसी के पास बंधक रख दी है, उसको वापस पाने का अधिकार आपका रहता है। ठीक है। जनरली देखा जाए तो यहाँ पे जनरली इसका राइट किसके पास होता है? जिसने मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी। ठीक है। अर्थात जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके पास राइट होता है कि उस प्रॉपर्टी को क्या कर ले, रिडीम करा ले। जब यहाँ पे बंधक की जो राशि है, ठीक है ना, जो लोन उसने लिया है, जो उधारी लिया है, वो चुका देता है, तो वहाँ पे उसका राइट बन जाता है कि अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर ले। ठीक है, मोचन करा सके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बंधककर्ता के अतिरिक्त, यानी कि बंधककर्ता के अतिरिक्त कौन कौन और यहाँ पे मोचन करा सकता है, तो ये लिखा हुआ है। तो व्यक्तियों में से कोई भी बंधक संपत्ति का मोचन करा सकेगा या उसके मोचन के लिए वाद ला सकेगा। यानी कि नीचे जो भी बताए गए हैं व्यक्ति, वो क्या कर सकते हैं, वो संपत्ति का मोचन करा सकते हैं। कौन सी संपत्ति का? जो जो संपत्ति बंधक रखी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे उस संपत्ति का क्या कर सकते हैं, मोचन करा सकते हैं, या फिर उस मोचन के लिए वाद ला सकते हैं। यानी कि जो प्रॉपर्टी रखी हुई है किसके पास? बंधकदार के पास। उस बंधकदार से प्रॉपर्टी लेने के लिए, उसका रिडीम करने के लिए क्या कर सकते हैं, केस ला सकते हैं, यही सूट फाइल कर सकते हैं, वाद ला सकते हैं। अब वो व्यक्ति कौन कौन से होंगे, अब यहाँ पे बताया गया, 3 पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है। तो एक तो आपका कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का में उसका कोई हित हो या फिर उसका कोई भार हो। ठीक है। दूसरा जो है वो कहता है कि कोई मॉर्गेज है, ठीक है, श्योरिटी है, वो भी क्या कर सकता है, उसका रिडीम करा सकता है। तीसरा आता है कोई लेनदार, यानी कि जो बंधक करता था उसका कोई क्रेडिटर था, तो वो भी क्या कर सकता है, अगर उसने डिक्री प्राप्त कर ली हो, वो क्या कर सकता है, रिडीम करा सकता है। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। अब यहाँ पे अंदर पढ़ते हैं पूरा। तो सबसे पहला आता है कि कोई व्यक्ति उस हित के बंधकदार से भिन्न हो जिसका मोचन कराना इप्सित है। यानी कि जो बंधकदार है, ठीक है ना, जो उस प्रॉपर्टी का मोचन करा सकता है, यानी कि बंधक करता है, ठीक है, उसको छोड़कर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जिसका उस बंधक संपत्ति या उसके मोचन के अधिकार है, कोई हित या कोई भार है। भार का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे इसी एक्ट का सेक्शन 100 की बात करता है, चार्ज के बारे में बात करता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी है और उस पर किसी व्यक्ति का चार्ज बना हुआ है कि उससे उस प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंसी है। यानी कि जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसको किया जाता है, मेंटेनेंस जाता है इस प्रॉपर्टी से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उस व्यक्ति का इस प्रॉपर्टी पे क्या हो जाएगा, चार्ज बन जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है। तो 3 लोग यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है कि किसी व्यक्ति का अगर उस प्रॉपर्टी में कोई हित रहता है या फिर कोई उस पर भार रहता है उसका, वो क्या कर सकता है, उसका मोचन कराने का अधिकार उस पर बन जाता है। दूसरा आता है बंधक ऋण या उसके किसी भाग का संदाय करने के लिए कोई भी प्रतिभू। यानी कि जब बंधक रखी गई थी प्रॉपर्टी, उसमें उसके एवज में क्या किया गया था, उधार पैसे लिए गए थे। ठीक है। उधार पैसे लिए गए थे, तो जो बंधकदार था, तो मान लीजिए उसने कहा है कि एक सियोरिटी लाओ, अगर भरोसा नहीं है मुझे कि आप पैसे चुकाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था, जो बंधक करता था उसने एक सियोरिटी लाया था कि वो पैसा अगर नहीं चुकाता है बंधक करता, तो वो आप उसकी जगह पे कौन चुकाएगा, वो सियोरिटी चुकाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए सियोरिटी ने उस पैसे को चुका दिया, बंधककर्ता ने नहीं चुकाया, फ्रॉड कर दिया। तब जब सियोरिटी है उसने पैसा चुका दिया बंधकदार को। जब बंधकदार को पैसा चुका देता है, तो उस जो सियोरिटी है उसका राइट बन जाता है कि उस प्रॉपर्टी को रिडीम करा के अपने पास रख ले। और जब तक वो बंधक करता उसको पैसा नहीं देगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को रखा रह सकता है। तो ये प्रतिभूति को भी एक राइट बन जाता है, उसका जो सियोरिटी है उसका भी राइट बन जाता है। अब मान लीजिए बंधक करता, यानी कि जो जिसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी, अब उसका एक लेनदार था। ठीक है। एक क्रेडिटर था, उसने क्या कर ली कि उस प्रॉपर्टी से संबंधित एक डिक्री प्राप्त कर ली।
ठीक है। डिक्री का है कि उस संपत्ति के विक्रय की डिक्री, तब यहाँ पर वो भी उस प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकता है। ठीक है, तो ये तीन लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति जो बंधककर्ता से भिन्न है फिर भी वो क्या करा सकते हैं, वहाँ पे मोचन करा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकते हैं। अब आता है सेक्शन 92। सेक्शन 92 क्या कहता है, सब्रोगेशन का रूल बताता है। ये सब्रोगेशन यानी प्रत्यासन, अर्थात एक जो व्यक्ति है वो किसी अनादर पर्सन के शूज में इंटर करता है, ठीक है, दूसरे के जूते में इंटर करना। तो इसका मतलब होता है कि धारा एक, यहाँ पे पढ़ देता हूँ एक बार, धारा 91 निर्दिष्ट व्यक्तियों में से बंधककर्ता से भिन्न, यानी कि यहाँ पे बंधककर्ता से भिन्न व्यक्ति की बात कर रहा है, यानी कि बंधककर्ता के ऊपर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये बंधककर्ता से भिन्न व्यक्ति होंगे उन्हीं पर ये अप्लाई होता है। तो यहाँ पे कौन किस व्यक्तियों की बात की जा रही है, जो सेक्शन 91 में अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, 91 में जिन व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था उन्हीं के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई भी सहबंधक करता यानी को मॉर्गेजी। अब को मॉर्गेजी कैसे कहलाते हैं, ठीक है, को मॉर्गेजर, जैसे कि मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये तीनों हैं, क्या करते हैं, ए एक्स नाम की प्रॉपर्टी है। अब इन तीनों की क्या है कि ये को ऑनर हो जाएंगे। इस जो एक्स प्रॉपर्टी है इसमें तीनों का अधिकार है, ठीक है, जितना ए का है उतना बी का है उतना सी का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक दूसरे के को ऑनर्स हो गए। ए का को ऑनर कौन हो गया, बी का को ऑनर हो गया सी, ठीक है ना। ये तीनों आपस में क्या है, एक को ऑनर के रूप में यानी सहबंधककर्ता के रूप में है। सहबंधककर्ता उस संपत्ति का जो बंधक के अध्ययन है, मोचन कराने पर वहां तक जहां तक कि ऐसी संपत्ति के मोचन, पूर्वबंध या विक्रय का संबंध है, वे ही अधिकार रखेगा जिन्हें बंधककर्ता के या किसी अन्य बंधककर्ता के विरुद्ध वह बंधकदार रखता हो, जिसके बंधक का वह मोचन कराता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन को, ठीक है। तो प्रत्यासन का सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। अब इसको आप 91 के रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 140 के साथ ही। अब यहाँ पे क्या होता है कि ए नाम का व्यक्ति है जिसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी 10 लाख रुपए की। इसने क्या किया, अपनी एक प्रॉपर्टी एक्स नाम की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, बंधक रख दिया। मॉर्गेज करता है किसके पास, बी के पास मॉर्गेज कर देता है। अब यहाँ पे बी कहता है कि भैया हमको भरोसा नहीं है, आप एक काम करो, एक श्योरिटी लाओ, ठीक है, आप श्योरिटी लाओ कि आप अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो जो भी श्योरिटी है वो पैसा उससे हम पैसा वसूल करेंगे। तब यहाँ पे बी ने क्या किया कि इसको पैसे उधार दे दिए और ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी के साथ एक श्योरिटी यानी कि प्रतिभू भी लाता है। प्रतिभू कौन है, यहाँ पर सी नाम का यहाँ पे श्योरिटी है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब पैसे देने की बारी आती है तो एक यहाँ पे पैसे देने में डिफ़ॉल्ट कर देता है। अब यहाँ पे जब डिफ़ॉल्ट करता है तो पैसे किससे वसूलेगा, बी सी से। तब यहाँ पे क्या करता है, ए के बिहाफ पे सी पैसा चुका देता है। जब सी पैसा चुका देता है ए के 10 लाख रुपए, तो यहाँ पर बी तो फ्री हो गया क्योंकि बी के पास मॉर्गेज रखी हुई प्रॉपर्टी थी। अब मॉर्गेज रखी हुई प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, वो सी के पास आ जाएगी। यानी कि बी के जितने भी राइट थे उस प्रॉपर्टी पे सेल कराने के या पैसे ना चुकाने पर जो भी राइट थे उस बनते थे, वो सारे राइट किसके पास आ जाते हैं, सी के पास आ जाते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे जो ए नाम का व्यक्ति है जिसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी थी बी के पास, तब यहाँ पे क्या होगा कि अब जब बी यहाँ तो फ्री हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में सारे अधिकार किसको मिल गए, सी को। तब यहाँ पे ए जो है अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कहाँ से कराएगा, सी के पास से, ना कि बी के पास से यहाँ पे करवाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी कि जो बी के राइट सी को मिल गए हैं अब सारे, तब यहाँ पे क्या कहलाता है, ये प्रत्याशीन व्यक्ति कहलाता है सी, जिसको यहाँ पे सारे राइट्स क्या कर दिए, सब्रोगेट हो चुके हैं, ठीक है, प्रत्याशीन हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रत्याशीन व्यक्ति कौन हो गया, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए जो है वो अपनी 10 लाख रुपए किसको देगा, सी को देगा, और सी से अपनी प्रॉपर्टी को क्या करवाएगा, रिडीम करवाएगा। तो यहाँ पे बी के राइट जो सी को गए हैं यही कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। अब यहाँ पे एक को मॉर्गेजर का भी फंडा आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सेक्शन 92 में यहाँ पे सहबंधककर्ता का भी एक टर्म बताया गया है। अब उसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे सहबंधककर्ता
ठीक है ना। सहबंधक करता का मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, अब इसके 3 मालिक हैं, अब ठीक है ना, तो इसके 3 हिस्से हैं। अब इसमें 3 हिस्से में एक का ए है, ठीक है ना, दूसरे का बी है और तीसरे का यहाँ पर डी है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इन तीनों के द्वारा कुछ पैसे उधार लिए जाते हैं, यानी 4-4 हज़ार रुपये उधार लिए जाते हैं सभी के द्वारा। अब इस प्रॉपर्टी को सी नाम के व्यक्ति के पास क्या कर दिया जाता है, मॉर्गेज की जाती है। अब जब यहाँ पे सी के पास मॉर्गेज की गई, तो यहाँ पे जब इस प्रॉपर्टी को पूरे रिडीम करने की बात आती है, तो यहाँ पे बी और डी ने कुछ नहीं किया, ए ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को यानी कि टोटल 12,000 रुपये जितने लिए थे, ठीक है, तो ये 12,000 रुपये टोटल इसको चुका देता है सी को, और इस पूरे प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिडीम कर लेता है, यानी मोचन करा लेता है। तब यहाँ पे जो है ए का यानी कि जो को ऑनर्स हैं, तो इन सभी में क्या बन जाता है, यानी कि ए का राइट बन जाता है कि जो बी है और डी है दोनों से 4-4 हज़ार रुपये ले ले, ठीक है, क्योंकि 4,000 तो ए का ही है, ठीक है ना, वो खुद से तो ले नहीं सकता, ठीक है, तो बी और डी से ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है संयुक्त प्रॉपर्टी है, और ये तीनों क्या है, को ऑनर्स हैं, ए बी और डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ने क्या कर दिया, 12,000 रुपये पूरे चुका दिए, तो यहाँ पर ए का राइट बन जाता है कि बी और डी यानी जिसके जो को ऑनर्स हैं इन सभी से क्या कर सके, अपनी पैसे वसूल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडीम करने का राइट क्या हो गया, सब्रोगेट हो गया, यानी कि प्रत्याशीन हो गया। तो प्रत्याशीन व्यक्ति कौन कहलाएगा, यहाँ पे ए कहलाएगा, तो यहाँ से ए से रिडीम करेंगे, ठीक है, बी और डी, तो ये कहलाता है आपका सहबंधक कर्ता से। तो अब देखते हैं बेरेक्ट में, तो यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना कि अन्य बंधकदार के भेद वह बंधकदार रखता हो जिसके वो बंधक का विमोचन कराना है, यानी कि जिसने पैसा चुका दिया, ठीक है ना, तो बंधकदार की जो राइट है वो किसके पास प्रत्यासन हो जाएंगे, वो जो जिसने उस प्रॉपर्टी का जो उधारी था उसको चुका दिया है और उसके जो राइट थे मोचन कराने के अपने पास ले लिया है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बताया गया है। इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रत्यासान अधिकार कहलाता है, यानी कि जो इस धारा में जो अधिकार बताए गए हैं जो सब्रोगेट हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यासन का अधिकार कहलाता है, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन आपने सुना होगा, तो यहाँ पे इसी सेक्शन के बारे में कहता है। तथा जो व्यक्ति उसे अर्जित करता है वह उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन हुआ कहलाता है, यानी कि जो बंधकदार के अधिकार थे उसमें क्या हुआ है, वो प्रत्यासीन हुआ है, यानी कि दूसरे के वहाँ पे जुते में इंटर कर गया है, ठीक है ना। तो यही कहलाता है आपका प्रत्यासन का सिद्धांत, जिससे वह बंधक को विमोचन कराता है। आपने ये पूरा समझ लिया है, ठीक है ना। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि वह व्यक्ति जिसने उस बंधककर्ता को वह धन उधार दिया है, जिसने बंधककर्ता को वह धन उधार दिया है जिससे बंधक का मोचन हुआ है, उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन हो जाएगा जिसके बंधक का मोचन कराया गया है। यदि बंधककर्ता ने रजिस्ट्री लिखत द्वारा यह करार किया हो कि ऐसा व्यक्ति ऐसा प्रत्यासीन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि प्रत्याशीन वह व्यक्ति कहलाएगा, वह व्यक्ति उसको सारे राइट डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ पूरी हो गई है। अब यहाँ पे बात करें एक और चीज़, इस धारा में कोई बात किसी व्यक्ति को प्रत्याशन का अधिकार प्रदान करने वाली, ठीक है, ना समझी जाएगी जब तक कि उस बंधक के बारे में उसके अधिकार का पूर्णतः क्या कर लिया, मोचन ना करा लिया हो। अब यहाँ पे क्या है कि प्रत्याशन का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने उसका जो रिडीम्शन है पूरी तरह ना कराया हो। यदि आपने पूरी तरह से रिडीम करा लिया है तभी आपको यहाँ पे ये अधिकार मिलता है, इसके अलावा आपको पूरा कोई अधिकार नहीं मिलता है। अब यहाँ पे सेक्शन 93 आता है। तो अब जनरल में बात करूँ तो आप मुझे ये बताइए कि यदि ए नाम का एक व्यक्ति है, इसने अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, बी नाम की प्रॉपर्टी है, अब इसको क्या किया है, मॉर्गेज किया सी के पास, उसके बाद कुछ उधार पैसे लेता है, उसके बाद इसी प्रॉपर्टी को डी के पास मॉर्गेज कर देता है, फिर उसी प्रॉपर्टी को ई के पास मॉर्गेज करता है, तीनों से कुछ पैसे उधार लेता है। तब यहाँ पर यदि इस ए जो है बी नाम की प्रॉपर्टी को क्या रिडीम करवाना चाहता है, तो यहाँ पर सबसे पहले उसको पैसे किसको चुकाने होंगे, सी को चुकाने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रायर मॉर्गेजी है। फिर मीन मॉर्गेजी यानी कि जो बीच का मॉर्गेजी बचता है ये डी हो गया। उसके बाद सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी कौन होता है, ई कहलाता है। तो सबसे पहले इसको किसके पैसे चुकाने होंगे, सी के चुकाने होंगे, उसके बाद डी, उसके बाद ई, तब यहाँ पे इसका
जो रिडीम है पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो लेकिन यहाँ पे यदि मान लीजिए ये पैसे चुकाने में टाइम लगाता है, डिफ़ॉल्ट करता है, ठीक है ना। अब ई चाहता है कि मेरे पैसे जल्दी मिले, तब यहाँ पे क्या करेगा, ई जो है मान लीजिए सी के पैसे जितने भी थे उसको चुका देता है, तब ई जो है यहाँ पे किसके जगह पे आ जाएगा, सी के पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई जो है सी के पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, यदि मान लीजिए ई ने 4,000 रुपये उधार दिए थे और सी ने क्या किया था, 2,000 रुपये उधार दिए थे, तो चुकाने ए को किसको चुकाने हैं, पहले सी को चुकाने हैं, तो ए नहीं चुका पा रहा है। तब यहाँ पे ई नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर देगा, सबसे पहले तो 2,000 रुपये सी के चुका देगा। जब सी के पैसे चुका देगा 2,000, तो ई जो है यहाँ पे सी की जगह आ जाएगा। तब यहाँ पे जो ए जो पैसे चुकाएगा, अब किसको चुकाएगा, ई को चुकाएगा। अब ई को कितने पैसे चुकाने हैं, 4,000 तो उसके हैं प्लस 2,000 अब इसके आ गए, किसके, सी के, तो टोटल 6,000 हो गए। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है डी की, चूंकि ई जो है वो लास्ट में था, तो यहाँ पर डी को तो नुकसान होगा ना, कि डी तुम पहले उसको मॉर्गेज किया गया था, लेकिन आप रिडीम किससे कर रहे हैं, ई से कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, इसको पूरे दोनों को ऐड नहीं किया जाएगा। ई को जो है भले यहाँ पे आ जाए सी के जगह पे, फिर भी उसको उतना ही चुकाया जाएगा जितना यहाँ पे सी को चुकाना था, ठीक है ना। ई को लास्ट में ही 4,000 रुपये चुकाने होंगे, इससे पहले कौन आएगा, यहाँ पे डी आएगा। तो यही कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ टेकिंग, यानी आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार और एग्जांपल समझोगा, ठीक है ना। पहले तो आप इसको समझिए 93 कहता क्या है, आवंधन का प्रतिषेध। आवंधन का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं को जोड़ देना, ठीक है ना, 2 डिजिट को जोड़ देने का मतलब क्या है कि आवंधन। तो यहाँ पे इसी चीज़ को करने का यहाँ पे मना किया जाता है। तो कोई भी बंधकदार जो पूर्विक बंधक को मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या ना होते हुए चुका देता है, यानी कि जो पूर्विक बंधकदार है वो मध्यवर्ती बंधक को सूचना है या नहीं है उसको, यानी कि बीच में कोई मॉर्गेजी है या नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सूचना है कि नहीं है। अपने मूल प्रतिभूति के विषय कोई पूर्विकता एतद द्वारा अर्जित नहीं करेगा, और धारा 79 तक उपबंधित दशा के सिवाय कोई बंधकदार जो मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए, ज्ञान होते हुए या ना होते हुए बंधककर्ता को पाक्षिक उधार दे, ऐसे पाक्षिक उधार के लिए अपनी प्रतिभूति के बारे में एतद द्वारा कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 79 इसका एक अपवाद है, ठीक है। तो 79 हम पढ़ चुके हैं, तो 79 आप जाके पढ़ सकते हैं, ये इसका अपवाद है, यहाँ पे ये किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अदर जो मैटर्स है उसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है। तो एक बार फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ टेकिंग यानी कि आवंधन। आवंधन का मतलब तो पहले ही बता दिया है, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब यहाँ पे जो ए नाम का व्यक्ति था, ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी किसको देता है, बी को देता है, उसके बाद सी को देता है, उसके बाद डी को देता है का मतलब मॉर्गेज कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो जो बी नाम का व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, प्रायर मॉर्गेजी कहलाएगा। उसके बाद सी कौन कहलाएगा, इंटरमीडिएट। अब डी कौन कहलाएगा, सब्सिक्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब पैसे चुकाने की बारी आएगी, यानी कि रिडीम करने की बारी आएगी, तो ए जो है सबसे पहले पैसा किसको चुकाएगा, प्रायर मॉर्गेजी को चुकाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट को चुकाएगा, उसके बाद सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को चुकाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, ये चुकाने में थोड़ी देरी करता है, तो ये बी को, तो इस डी सोचता है कि एक काम करता हूँ, पहले मैं बी के जो पैसे थे उसको चुका देता हूँ, ठीक है ना। बी ने जो उधार दिए थे ए को, मान लीजिए 4,000 रुपये उधार दिए थे बी ने, तो यहाँ पे क्या करता है, डी इसको चुका देता है 4,000 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पे डी जो है, अब इसने दिया था मान लीजिए 5,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या होगा, अब डी जो है बी के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी का पैसा उसने चुका दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब एक पैसा चुकाएगा तो 5,000 किसके, डी के आ जाएंगे, ठीक है, 5,000 रुपये डी के, और प्लस 4,000 उसमें जो बी के चुकाए थे वो आ जाएंगे 4,000, तो टोटल कितने चुकाने हैं अब डी को, तो यहाँ पे 9,000 रुपये ए देगा, किसको, डी को। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि अगर 9,000 रुपये इसको दे देगा तो भाई इस बीच वाले का क्या होगा, बीच वाले को भी तो चुकाना है, क्योंकि बीच वाले के जो सी है वो इंटरमीडिएट है, यानी कि डी से पहले इसको यहाँ पे मॉर्गेज किया हुआ था प्रॉपर्टी को।
तो वही चीज़ बताया गया है, अगर जो डी नाम के व्यक्ति है, ठीक है ना, उसको अगर पैसा चुकाएगा भी ए ना, तो वहाँ कितना चुकाएगा, सिर्फ पहले 4,000 रुपये चुकाएगा, उसके बाद सी को चुकाएगा, उसके बाद डी को अपना जो भी इसने 5,000 रुपये उधार दिया था इसको चुकाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों को जोड़ा नहीं जाएगा, 5, 4, 9 को जोड़ा नहीं जाएगा कि 9,000 रुपये पहले उसको दे दिया जाए और इंटरमीडिएट वाले को बाद में दिया जाए, ऐसा कुछ अभी ही नहीं होगा। ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ टेकिंग यहाँ पे आवंधन क्या करता है, यहाँ पे मना किया जाता है, प्रतिषेध किया गया है यहाँ पर, तो यही कहलाता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ टेकिंग। अब 94 की बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन 94 क्या कहता है, मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार, यानी कि जो बीच वाले इंटरमीडिएट अभी हमने पढ़ा था ना, ठीक है ना, जो एग्जाम्पल देखा था तो उसमें एक सी नाम का व्यक्ति था, वो इंटरमीडिएट था, यानी कि बीच का था, जिसको पास बीच वाले में यहाँ पे मॉर्गेज रखी गई थी। ठीक है, बी सी डी, तो पहले बी के पास मॉर्गेज रखी गई, फिर उसके बाद बी सी के पास, उसके बाद डी के पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बीच वाला है वो क्या कहलाता है, वो मध्यवर्ती बंधकदार यहाँ पे कहलाता है। तो जहाँ की संपत्ति अनुक्रमिक के ऋणों के लिए अनुक्रमिक बंधकदारों के पास रखी जाती है, वह मध्यवर्ती बंधकदार के अपने से पीछे वाले के बंधकदार के विरुद्ध ही वे अधिकार होंगे जो उसे बंधककर्ता के विरुद्ध हैं। यानी कि यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन चलता है, कौन सा, रिडीम अप, ठीक है ना, रिडीम अप और फोरक्लोजर डाउन। ठीक है, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, रिडीम अप का, जैसे बी सी और डी, ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, इसने अपनी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज की बी के पास पहले करता है, ठीक है ना, तो इसे क्या कहलाया, प्रायर मॉर्गेज ही कहलाया, ठीक है ना, पूर्विक बंधकदार कहलाया। फिर उसके बाद बी को करता है, सी को करता है, तो ये इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती बंधकदार कहलाया। उसके बाद लास्ट में आता है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, यानी पश्चातवर्ती यहाँ पे बंधकदार कौन कहलाया, डी कहलाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो 94 है सेक्शन, वो क्या बात करती है, रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन। रिडीम अप का मतलब क्या होता है कि अगर सी को पहले पैसे चाहिए तो यहाँ पे क्या करना होगा, प्रायर मॉर्गेजी जो बी है उसके पैसे चुकाने होंगे। जब यहाँ पे इसका पैसे चुका देगा तो इसके सूच में, यानी कि इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, इंटरमीडिएट मॉर्गेजी आएगा, तो ये कहलाता है आपका रिडीम अप। यानी कि इसको अगर पैसे सब पहले चाहिए होंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, सब प्रायर मॉर्गेजी के पैसे चुकाने होंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, अब ए क्या करेगा, सारे पैसे किसको चुकाएगा, सी को। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया रिडीम अप। अब फोरक्लोजर डाउन का मतलब क्या है कि अगर डी को पैसे पहले चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, अब सी ने तो चुका दिया, ठीक है ना, बी के, लेकिन अब डी को अगर पैसे चाहिए उसको, तो यहाँ पे सी के पैसे चुकाने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी के पास ये राइट है उसको फोरक्लोज डाउन करने का, ठीक है ना। उस पार्टी को अगर सी के पैसे मिल जाते हैं तो यहाँ पे इसकी नंबर डी का नंबर आता है, तो अगर डी को चाहिए तो यहाँ पे इसको क्या करना होगा, रिडीम करना होगा सी से, ठीक है, सी को पैसे चुकाने होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आता है कि यानी कि रिडीम आप करने का राइट कहाँ से आ जाता है, प्रायर मॉर्गेज से, और फोरक्लोज डाउन करने का यहाँ पे सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के पास है, ठीक है ना। तो राइट किसके पास आ गया, फोरक्लोज करने का सी के पास है। ये कहलाता है आपका रिडीम ऑफ फोरक्लोजर डाउन। ठीक है, अब 95 सेक्शन 95 क्या करते हैं, मोचन कराने वाले सह बंधककर्ता के व्यय पाने का अधिकार। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो को मॉर्गेजर थे, ठीक है ना, जिसे हमने पढ़ा था ना, को ऑनर वाले पढ़े थे हमने, अभी एग्जाम्पल देखा था, उसी प्रकार से जो को मॉर्गेजर हैं वो क्या करेंगे, यदि मान लीजिए किसी एक को मॉर्गेजर ने जो उस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, रिडीम करवा लिया, ठीक है ना। अब रिडीम करवाने के बाद उसने पूरा पैसा दे दिया, जब पूरा पैसा दे दिया उसमें कुछ खर्चे आए होंगे, तो जो कुछ खर्चे आए हैं ना, तो जो को मॉर्गेजर हैं जितने भी हैं उन सब में वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और उन सभी को क्या करना होगा, जिसने भी रिडीम करवाया है उसका अधिकार बन जाता है कि उस जो भी एक्सपेंसेस जो हैं वो प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, यानी कि किस अंश में बांटा जाएगा, जिस अंश में उस संपत्ति उनका हक था उसी अंश में क्या किया जाएगा, जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो व्यय हुए हैं, ठीक है ना, चाहे बंधककर्ता के मोचन कराने, रिडीम करवाने वो प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पर उसका पाने का अधिकार यहाँ पे बना रहता है। अब यहाँ पे एक 96 क्या कहता है, हक विलोकों के निक्षेप द्वारा बंधक ये तस्वीर पूर्व अंतर्विष्ट जो उपबंध सादा बंधक को लागू होते हैं, वे हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक को यथाशक्य लागू होंगे। यानी कि ऊपर जो भी
सादा बंधक को लागू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें तो ऊपर अभी तक हमने जितने भी सारे उपबंध पढ़े हैं, ठीक है, तो रिडीम करने के, तो वो सारे उपबंध जहाँ जहाँ सादा बंधक को तो लागू होंगे ही, ठीक है ना। सादा बंधक कहाँ पे बताया गया है आपका 58 सेक्शन 58 के क्लॉज बी में, ठीक है ना, सादा बंधक के बारे में बताया गया है। तो वो सारे चीज़ कहाँ पे लागू हो जाएंगे, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक यदि होता है, इस तरीके से अगर बंधक किया जाता है जो बताया गया है, ये हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक कहाँ पे बताया गया है आपका 58 के क्लॉज एफ में, यानी कि हिंदी में बात करें तो 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक करवाया गया है किसी प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पर भी ये सारे उपबंध यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे, ठीक है। 97 क्या है, रिपील्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 98 आता है। 98 क्या बात करता है, विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व। अब यहाँ पे विलक्षण बंधक के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 58 का, ठीक है ना, सेक्शन 58 का क्लॉज जी, हिंदी में बात करें तो क्लास यहाँ पे छा, ठीक है ना, छाता, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है विलक्षण बंधक के बारे में। तो विलक्षण बंधक की दशा में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व बंधक विलेख में यथाशीघ्र उनकी संविदा द्वारा, यानी कि जो विलक्षण द्वारा बंधक किया जाता है ना, उसमें जो पक्षकारों के अधिकार और दायित्व होंगे वो कैसे डिसाइड होंगे, या तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है, संविदा हुई होगी तो उसके अनुसार किया जाएगा, या फिर जो भी वहाँ की स्थानीय प्रथा होगी, ठीक है, स्थानीय प्रथा के अनुसार इसमें जो दायित्व हैं, जो भी अधिकार हैं पक्षकारों के, इसमें इस बंधक, इस तरीके के बंधक में, तो यहाँ पे उसमें क्या होंगे, डिसाइड होंगे। तो दो चीज़ें आपको नोट करनी है, या तो संविदा द्वारा होगा या फिर ये संविदा के विस्तार के बाहर है, तब यहाँ पे स्थानीय प्रथा द्वारा किया जाएगा। स्थानीय प्रथा वहाँ की जो भी कहती है उसी प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे 99 यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे बात करें तो आपका जो बंधक के टॉपिक है, ठीक है, बंधक के जितने भी टॉपिक थे वो कवर हो चुके हैं अभी तक में। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज यानी कि भार, भार क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। Thank you so much for watching Legalization, sir.